दोस्तों, सच बताता हूँ। 90% एस्पिरेंट्स एनसीईआरटी को गलत सीक्वेंस में पढ़ते हैं, जिसके वजह से उनका बेस और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं डेवलप हो पाती है। इसी की वजह से उनका एमसीक्यू या पीवाईक्यू में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं बन पाती है, और उनको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से ना आके किसी और बुक से आ रहा है, और वो एनसीईआरटी को स्किप करके कोई क्लासेस ले लेता है, कोई वीडियो लेक्चर देखने लग जाता है, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें हो जाती है। तो आज मैं आपकी हर एक डिटेल में बताऊंगा। इसी के साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी को अप्रोच किया जाता है, एक पढ़ने का तरीका। फिर उसके बाद एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो क्या अप्रोच होना चाहिए कि मैं इस एनसीईआरटी के नोट्स बनाऊं कि नहीं बनाऊं, अगर बनाऊं तो किस तरीके से बनाऊं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन चीजों के ऊपर डिटेल में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए। ओके। और ये हमारा सीरीज है, हमारे एनसीईआरटी बैच का सीरीज है, जो कि ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा। ओके। पहला लेक्चर मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्री में कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। अब जैसे कि ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, यहाँ पे द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सेकंड चैप्टर है। अब आपने ये पढ़ लिया तो दो तरीके होते हैं एनसीईआरटी को पूरे पढ़ने की। पहला तरीका, या तो आप इसकी हेडिंग देख लीजिए कि एटलीस्ट ये पता चल जाए कि ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर बात कर रहे हैं। पहला ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका जो मैं खुद करता था, तो दूसरा तरीका मैं क्या करता था कि मैं पहले चले जाता था क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो क्वेश्चन को मैं देख लेता था क्या लिखा है, मल्टीपल चॉइस ऑफ द क्वेश्चन। फिर इधर सबसे पहला क्या लिखा है कि फिगर रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे एज ऑफ द अर्थ दिख गया। अब मैं इसको हाईलाइट कर लूंगा इतनी फिगर को। ओके। अब मैंने जैसे ही इसको हाईलाइट कर लिया तो अब मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ये तो डेवलप हो गया कि अब मैं जब भी इस बुक को पढ़ूंगा तो मुझे ये चीजें देखनी है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ मॉडिफिकेशन इन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। अब मुझे ये भी देखना कि एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर लाइफ ऑन अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स। अब लाइफ कब आई अर्थ पे ये भी मुझे देखना है। ये तीन चीज मेरे दिमाग में फिट हो गई है। अब ये तो हो गई फैक्ट वाली बात। अब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ये डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का क्या प्रोसेस होता है ये मुझे देखना है। फिर नेचर एंड अर्थ सरफेस का इनिशियल क्या होता है ये मुझे देखना है। फिर व्हाट वर द गैसेस व्हिच इनिशियली फॉर्म्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, मुझे इसके बारे में भी डिटेल में देखना है, और कैसे फॉर्म हुआ ये भी मुझे पता लगाना है। फिर आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 150 वर्ड्स में आपको बताना है। रिट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स बिग बैंग थ्योरी के बारे में एक देखना है। अब मैंने जितनी चीजें आपको बताई अब आपने इसको हाईलाइट कर लिया। ओके। फिर प्रोजेक्ट एट वर्क में यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी 11th की एनसीईआरटी का। मतलब यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा एक यूपीएससी लेवल का। फॉर एग्जाम्पल, विच इज द एजेंसी दैट द लॉन्च दिस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, स्टार डस्ट। अब ये मैं ये नहीं बोला आप स्टार डस्ट के बारे में इसी पता लगाइए। ऐसे ही आप जाओगे अदर एजेंसी के बारे में पता लगाओगे, नासा का कौन सा मिशन था, इंडिया का कौन सा है, आदित्य मिशन क्या है। जब आप ऐसी चीजें पता लगाते हो ना, इस एनसीईआरटी के अल्टरनेट टॉपिक सोचते हो, तो आप एक यूपीएससी के इक्विवेलेंट की तरीके से सोचते हो। वरना तो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो जैसे कि कोई 11th और 12th वाला बच्चा है, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू ये है कि जब आप यूपीएससी के एंगल सोचते हो। तो पहला तरीका, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी के साथ में उसके कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करते रहिए, जैसे बिग बैंग थ्योरी हो गया, इधर हाईलाइट कर दीजिए। फिर लाइफ ऑन द स्टेज एवोल्यूशन बताना है ऑफ द अर्थ का, फिर इधर ये आपको बता देना है। तो ऐसी चीजें आपने हाईलाइट कर ली। फिर चलिए चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर कैसे है, जैसे यहाँ पे क्या बताया, अर्ली थ्योरी। यहाँ पे अर्ली थ्योरी मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अर्थ को बनाने के ऊपर अर्ली थ्योरी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ओरिजिन इन द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का जैसे ही फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब उसके अंदर थ्योरी जो सबसे अर्ली थी, पुरानी थी, फिर उसके बाद कोई मॉडर्न थ्योरी आएगी। तो मॉडर्न थ्योरी है तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। पहले तो अर्थ के बारे में बात कर रहे थे, अब जब नए लोग आएंगे तो उनका जो ब्रॉड होगा, सोचने का तरीका और ब्रॉड होगा। तो उन्हें यूनिवर्स के बारे में बात करने लगे हैं। फिर जैसे यूनिवर्स के बारे में बात करते तो आपका बिग बैंग आएगा, वो आएगा, वगैरह आएगा। अब जैसे ही ये सब पता चला तो अब यूनिवर्स के अंदर तो प्लैनेट्स आते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स आ जाएगा। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लैनेट में जहां पे हम रहता है अब उसके बारे में हम बात करने लग जाएंगे। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ बात कर लिए, अर्थ में क्या क्या है, आपको मिट्टी मिल रही है, पत्थर मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर मिल रहा है, हाइड्रोस्फीयर मिल रहा है। आप ये सब चीज के बारे में, तो हाइड्रोस्फीयर समुद्र मिल रहा है, एटमॉस्फेयर मिल रहा है, पानी, नदी, सब पत्थर सब मिल रहा है। तो लिथ मतलब होता है ये पत्थर, तो लिथोस्फीयर। तो पत्थर का पूरा एक लेयर स्ट्रक्चर आपको पता चल रहा है। एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, पूरा एक जितने भी हमारे अर्थ के कोर स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आने लग जा रहे हैं। इसी के साथ में एटमॉस्फेयर का जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है वो आपको समझ में आने लग जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पहली चीज कि आप जब भी ऐसी चीजें पढ़ते हो डिटेल में, तो उससे आपकी क्लियरिटी और एडवांस में जाती है ना। अब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द लाइफ आ गई।
अब आपको समझ में आ गया कि हाँ, मुझे इस तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ना था, है ना? इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अभी भी नहीं हुई है तो मैं पॉलिटी के कुछ चैप्टर पे चलता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाला है, चैप्टर नंबर 3 है। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम चलते हैं। ओके, तो इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या है? तो इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम चीज हम करेंगे कि सबसे पहले हम जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक मिनट मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या, पहली बात तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात की है, ये आपको पता रहना चाहिए। फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर नॉट परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता लगाना है। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एंड मेथड ऑफ द, अब मेथड ऑफ द इलेक्शन के बारे में, कहाँ के मेथड का, राज्यसभा के और लोकसभा के। तो ये दोनों के बारे में अब आपको क्या लगता है, मैंने अभी जितनी चीजें बताई, क्या यूपीएससी है जो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में नहीं पूछी गई है? पूछी गई है। तो क्या एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है? मिल रहा है भाई, लोकसभा का मेथड और राज्यसभा का मेथड पूछा जा चुका है। तो पढ़ना क्यों है सर, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। ये पढ़ने से आपका बेस क्लियर होता है, जिससे इसके बेस पे कोई एग्जाम आया या कोई क्वेश्चन आया तो आप निकाल सकते हो। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है ये आपको पता ही नहीं होगा, अभी भी 90% लोग को नहीं पता है। लक्ष्मीकांत पढ़ पढ़ के आ जाते हैं तब भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं है। अब यहाँ पे आता है मेंस वाला क्वेश्चन, है ना, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम रिजर्वेशन ऑफ द constituencies and the system of a separate electorate. Why did the constitution make us reject that letter? तो इसके बारे में आपको पता लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये वाई वाला कॉन्सेप्ट आता है ना एनसीईआरटी में, तो आप यहाँ पे डीप में रिसर्च करना चालू कर देते हो, जिससे ये पता चल जाता है कि मुझे अब किस तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पे फिर से 4 क्वेश्चन इसमें से इनकरेक्ट पहचानना है। यूपीएससी भी ऐसी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि हाँ मुझे इतना पता चल गया कि अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर से आ रहा है। यहाँ पे नोटा अब तो थोड़ा और अच्छी आने लग गई। एनसीडी देख रहे हो, नेशनल वोटर्स डे क्या होता है, एनवीडी प्लेज क्या होता है, नेशनल वोटर डे प्लेज क्या होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसका फायदा कहाँ पे होता है जब आप ऐसी चीजें देखते हो? तो ऐसी चीजों का फायदा होता है जब आप कहीं पे ऐसे लिख रहे हो या कहीं पे आंसर का, या तो आप हो सकता है एथिक्स यूज कर रहे हो, तो एथिक्स में कोई एजुकेशन के रिलेटेड आ रहा है, एनईपी के ऊपर आ रहा है, तो एनईपी का एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो कि हाँ अब इस तरीके से बुक आ रही है, जिसमें पब्लिक को भी अवेयर, स्टूडेंट्स को भी अवेयर करवाया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे पूरे इंडिया में एक स्टडी फ्लो या एक स्टडी का पूरा एक रिदम चल रहा है ना। अब स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहली बात तो यही रहती है, तो सेम चीज है जैसा कि मैंने अभी आपको ज्योग्राफी का बताया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे डिफरेंस दो आता है। पहली चीज कि आप यहाँ पे हमेशा देख रहे होगे कि एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, वो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन हर चैप्टर के हर कुछ ना कुछ तो पेज पे होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अभी जैसे ये टॉपिक शुरू हो रहा है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी क्या दोनों एक अलग पार्ट है कि एक ही पार्ट? क्या जहां पे इलेक्शन होता है वहां पे डेमोक्रेसी होती ही होती है? क्या जहां पे डेमोक्रेसी होती है क्या वहां पे इलेक्शन होता ही होता है ना? तो ये दो कॉन्सेप्ट क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपसे ये पूछा तो आपको ये अभी भी आप बोलेगे अरे डेमोक्रेसी का मतलब ही इलेक्शन होता है, अरे इलेक्शन का मतलब ही डेमोक्रेसी होता है। तो क्या ये सच है? अगर सच नहीं है तो क्यों दोनों को अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी? ठीक है, इसके बारे में बात किया जाएगा। मैं बता रहा हूं कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता हूं तो मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, ना कि इलेक्शन डेमोक्रेसी देख लिया, हाँ द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंडर, अब मैंने इसको पढ़ने लगे कि नेसेसिटी क्या है, नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लार्ज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में एज ए रिप्रेजेंटेशन बन रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। अब मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे डेमोक्रेसी से इलेक्शन इवॉल्व होता है, इलेक्शन से अपॉइंटमेंट इवॉल्व होता है, और अपॉइंटमेंट से गवर्नमेंट इवॉल्व होती है। जब आपको इस तरीके से समझ में आने लगता है ना, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करते हो और क्वेश्चन आंसर और आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप ऐसे पेज देखते हो, अब यहां से चालू होता है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो अब क्या क्या एनसीईआरटी को बनाने का सबसे अच्छा बेनिफिट, और आप इसका बेनिफिट इस तरीके से उठा सकते हो कि व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग दिस रूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला, अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि जो आपके बैक इन द माइंड में पहले से चलने चाहिए, मगर नहीं चल रहा है, तो जबरदस्ती ये सोचवाया जा रहा है। व्हाई कांट दिस डिसाइड बाय द पार्लियामेंट और बाय ऑल द पार्टीज बिफोर द बाय इलेक्शन? अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये 3 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं। अब आप जब भी इस पेज को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद पेज को पढ़ना चालू करें। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होगा तब तक दूसरा कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। देखिए, अब यहाँ पे आ गया दूसरा कॉन्सेप्ट, क्या लिखा है? लेस देन 50% वोट एंड मोर देन 80% सीट, इजंट दैट अनफेयर?
हाउ कुड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक्सेप्ट सच एन अनफेयर सिस्टम्स या प्रैक्टिसेस? तो क्यों इस तरीके से किया गया? अब देखिए, अब ये आया, अब यहां से आप इस चीज के ऊपर बात करना चालू करोगे, जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक दूसरा नहीं आएगा। तो मेरे बताने का यहाँ पे सबसे बड़ा मकसद ये था कि ये होते हैं क्वेश्चन जो आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से चलना है। फिर यहाँ पे टेबल आएगा, फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होती है। जब आप इस डेप्थ में जाते हो ना, तो आपको एक क्लियरिटी आती है कि हाँ, एनसीईआरटी को पढ़ने का ये एक सही तरीका है। वरना हो क्या जाता है कि हम गलत गलत तरीके से पढ़ना चालू कर देते हैं कि एनसीईआरटी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें चालू हो जाती है। अब जैसे ही हमने ये सब खत्म किया, हाँ, जैसे हमने ये सब चीज एक एक टॉपिक को खत्म किया, जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अब आपने जैसे ही इन चीजों को खत्म किया, अब आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, एक पूरा आइडिया क्लियर हो गया। आपने एमसीक्यू को देख लिया, फिर अब आता है कि बात, सर मैंने सब तो सीख लिया, मुझे समझ में भी आ गया आप कैसे पढ़नी, उसके बाद क्या करनी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, रिलायबल फैक्ट, तो फैक्ट और कॉन्सेप्चुअल दोनों आपको एनसीईआरटी में मिल रहे हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू उसके लास्ट के चैप्टर में मिल जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर जाना है आपके पीवाईक्यू में। ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ, मैं अभी 2 सब्जेक्ट का बताया हूँ, डिटेल में मैं हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी हमारे बैच में। मैं वहां पे उसको अच्छे से बता दूंगा। अभी मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से एनसीईआरटी को अप्रोच करें, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो फर्स्ट रीडिंग कर लिया आपने, सेकंड रीडिंग कर लिया, फिर पीवाईक्यू देखिए, फिर थर्ड रीडिंग पे जाते समय नोट्स बनाइए। ओके, तो अब हाउ टू स्टडी दिस मैप, कैसे अब आपको पूरा स्टडी करना है। मेक द चैप्टर वाइज चेकलिस्ट बनाइए कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, जैसे मैंने आपको हर एक एक पॉइंट दिखाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी हो गया, रिजर्वेशन हो गया, फिर उसके बाद सीट एलोकेशन हो गया, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा हो गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड उसके बाद फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन हो गया। अब ये क्या हो गया, आपने इसका एक चेकलिस्ट बना लिया, अब यहाँ पे लिखते चले गए उस चेकलिस्ट को। जब आप पढ़ोगे तो उस चेकलिस्ट को राइट करते हुए जाओगे, जब रात में रिवीजन करोगे तो उस चेकलिस्ट को देखोगे और सोचोगे कि मैंने क्या सोचा। जब आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, तो एनसीईआरटी नहीं, हर चीजें याद होगी। लेकिन सुनना नहीं है, क्योंकि और भी तो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, हम जाके उनका बैच ले लेंगे, हम पढ़ लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा बैच लीजिए तभी होगा, मैं ये बोल रहा कि अगर मैंने जैसा बता भी दिया, अगर आपने वैसा भी कर लिया तो कोई बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बार बार लेक्चर से तो एग्जाम नहीं निकलता है, ये तो क्लियर ही होगा। तो कनेक्ट विथ पीवाईक्यू, फिर उसके बाद आप जाके पीवाईक्यू को देखेंगे, 2 बार 2 रीडिंग के बाद आपका कॉन्सेप्ट, फिर मेक माइंड मैप हो जाएगा, फिर रिवाइज वीकली, और लिंक सब्जेक्ट आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ लिंक करने आ जाएगा। जब आप 2 से 3 4 एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मुझे एनसीईआरटी को अप्रोच करना था, है ना दोस्तों। तो मेरा यहाँ पे जो मेन मकसद था ये बताने के लिए कि आपको कि किस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो उसका रिटेंशन, उसका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके दिमाग में सबसे ज्यादा आएगा। तो प्लीज इसको जाके इस तरीके से पढ़िए, इसमें आपको एडवांटेज रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसी चीजें बताने के लिए बहुत ही रेयरली कोई बताता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैं कैसे एनसीईआरटी पढ़ता मैंने उस तरीके से बताया भी है। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।